नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। अगर आज तक आप संधि नहीं पढ़े हैं तो संधि कोई कठिन नहीं, बिल्कुल सरल संधि है। और बिल्कुल एक एक चीज़ का मैं आपको अर्थ समझा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप समझिए, देखिए एक बार, ठीक है। आपको ये दिक्कत नहीं लेना कि हम संस्कृत नहीं लिए, बिल्कुल संस्कृत को हमें सरल करना है, हर घर तक पहुँचाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं लेना। पहले तो मैं बता देता हूँ संधि है क्या। तो संधि का हम विच्छेद करेंगे मित्रों, तो ऐसा पूछ लेता है आपके एग्जाम, जैसे भी आप कोई भी एग्जाम देंगे तो ऐसा पूछेगा कि संधि का विच्छेद करिए। तो सम प्लस धा, ठीक है, सम प्लस धा और की प्रत्यय इसमें हो जाएगा। प्रत्यय जो है बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले पहले लगते हैं, और धातु ये धा धातु हो गई। तो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्यय, ये बन गया आपका संधि। तो अगर पूछे आपसे, कोई पूछ ले कि संधि में कौन सा प्रत्यय है, तो की प्रत्यय। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि संधि कैसा शब्द है, तो ये एक पुल्लिंग शब्द है। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है संधि के बारे में। अच्छा, संधि शब्द का अर्थ क्या है, संधि आखिर है क्या। संधि मेल, मेल का मतलब होता है जोड़, ठीक है। योग अर्थात मिलना, दो शब्दों को आपस में जोड़ना मिलाना ही संधि कहलाती है। अब हमारे दिमाग में ये आया कि आखिर संधि कहाँ कहाँ होती है, हम संधि को विच्छेद कैसे करेंगे, हमारे दिमाग में ये आया। तो ये भी मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ। वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम संधि, अर्थात वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना जो है क्या कहलाता है, संधि। तो ये परिभाषाएं बिल्कुल आपको नोट कर लेना चाहिए। तभी देखिए, परिभाषाएं अगर आप नहीं समझ पाएंगे कि संधि है क्या, तो कैसे आप संधि विच्छेद कर पाएंगे, तो ये समझ लेना। अच्छा, विकृति का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। जैसे कोई वर्ण वहां पर है और वहां पर कौन सा दूसरा वर्ण आ जाए, तो ये चीज कैसे समझेंगे हम आगे समझते हैं। देखिए, तो विकृति का मतलब वर्ण का परिवर्तन। इस प्रकार दो वर्णों के मेल से जो विकार, यानी दो वर्ण हैं उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो आपको कई परिभाषाएं हम बता दिए कि दो वर्णों के, आप बता सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि ये पूछा जाता है कि संधि कैसा शब्द है, तो संधि पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। संधि सम धातु है, धा वो सम उपसर्ग है, धा धातु की प्रत्यय है, संधि बन गया। ये आपको इतना नोट कर लेना, ठीक है। अब आइए देखिए, संधि जो है आप कैसे, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप बिल्कुल समझ पाएँ, आपको डरना नहीं है, ठीक है। कोई संधि से, कोई संधि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। देखिए, जैसे उदाहरण तौर पर, जैसे आप यहाँ पहला उदाहरण देखेंगे, रमा प्लस ईसा, ठीक है। रमा, तो यहाँ आ है और यहाँ ई है, और यहाँ रमेशा कैसे बन गया, रमेशा कैसे बन गई, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और तो यहाँ आप एक ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, पहले हम रम को अलग करेंगे, राम, ये जो आपका शुद्ध व्यंजन हो गया माँ, और माँ में आप देखेंगे तो आ ये लगा हुआ ना, आ, तो ये आ को हम इधर कर दिए और ईसा इधर कर दिए। ये आपकी गुण संधि है मित्रों, गुण संधि। कैसे पहचानेंगे, मैं आपको एक टेबल में पूरे एक एक संधि को समझा रहा हूँ। और यहाँ पर आपका आ है और ई, इनका दोनों का मेल हो जाता है तो ये आपका ए बन जाता है। ये देखिए गुण संधि का नियम है। अब गुण संधि का सूत्र क्या होता है, कैसे बनाएंगे, वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो रम प्लस, अब यहाँ देखिए आ प्लस ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। और ये सह उसी प्रकार लिखा हुआ ये, तो आ प्लस ई, तो ये दोनों बनाएंगे ए हो गया, इसलिए रमेशा गुण संधि हो गई। तो आप बिल्कुल समझिए। अब गुण संधि को कैसे पहचानेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यानपूर्वक। अब ये तो आप संधि समझ गए, ये संधि है क्या, ये चीज़ मैं आपको समझा दिया। तो हम आपको अब बता रहे हैं दीर्घ संधि। देखिए संधि, अब ये न रखिए कि कक्षा 11 में क्या पढ़ाया गया, 12 में क्या। व्याकरण है भैया, व्याकरण सब एक होता है, समझिए। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा, नोट कर लीजिए, अकः सवर्णे दीर्घा। अभी अकः सवर्णे का मतलब क्या, आक एक प्रत्याहार है, सवर्णे का मतलब होता है इन्हीं के समान, दीर्घ मतलब दीर्घ हो जाते हैं। तो अक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जब परिभाषा पढ़िए कि जब छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ एवं ऋषि वर्ण के पश्चात यानी बाद में इन्हीं के जैसे सवर्ण बनी, इन्हीं के जैसे क्रमशः वर्णाएं यानी आ ई उ और ऋषि बन जाते हैं, यानी दीर्घ संधि जो है कहलाती है, दीर्घ संधि बन जाती है। आपको छोटी परिभाषा में समझाना चाहूँ तो यानी कि ये आए इधर या बड़ा आए, ठीक है। तो ये आपके 5 वर्ण इधर दिए हैं जो, तो ये ह्रस्व में आए या दीर्घ में आए, और इधर भी ऐसे वर्ण आए, आ या
आ, ठीक है, या ये दोनों आए तो ये क्या बन जाएंगे, ये दोनों दीर्घ आ ही बन पाएंगे, चाहे इधर आ छोटा आए या बड़ा आए, कोई मतलब नहीं। अब ये समझिए कुछ उदाहरण हैं, ये उदाहरण पूछे जाते हैं, इन्हें आपको समझ लेना चाहिए। जैसे हिमालय, हिमालय में पूछेगा कौन सी संधि है, तो देखिए यहाँ पर जो माँ है, माँ में क्या लगा हुआ, बड़ा आ है ना, तो बिल्कुल समझ जाइए, यहीं समझ जाइए, हिमालय दीर्घ संधि, विद्यार्थी विद्यार्थी, तो ये बड़ा आ रहा, तो इसमें भी आपका दीर्घ संधि, विद्यालय ये भी इसकी दीर्घ संधि, पुस्तकालय का बड़ा आ रहा है तो ये भी दीर्घ संधि, वाचनालय, वाचनालय तो इसमें जो इसमें भी आपकी दीर्घ संधि, शस्त्रागार बड़ा गह ना, तो इसमें भी आपकी दीर्घ संधि, अद्यापि अद्यापि ये भी आपकी दीर्घ संधि हो जाए। अच्छा, अब आपके समझ में आ रहा होगा भाई विच्छेद कैसे करेंगे सर, तो विच्छेद देखिए करेंगे, जैसे जैसे हिमालय का एक बता रहा हूँ, अभी कुछ उदाहरण और हैं जो समझाना है आपको। तो हिम प्लस आलय कैसे करेंगे, मैंने बताया कि इधर छोटा आ रहा है, माँ में अगर देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसे छोटा करके समझा रहा हूँ ताकि जो आप बिल्कुल आसानी पूर्वक इसे समझ पाएँ, कोई आपको परेशानी ना हो। देखिए हिमालय जो है ये मैं एक समझा रहा हूँ, तो इधर आप समझिए हिमालय में, तो हिमालय में देखिए हिम ये हुआ। अब यहाँ पर मित्रों क्या करेंगे, जो हिमालय, तो इसे आप पूरा जो है शुद्ध रूप दे दीजिए, ये हिम हो गया। अब यहाँ से आप क्या निकालें, तो यहाँ से आपको निकालना है आ, क्या निकालेंगे, आ, ठीक है, ये आ निकल आया, और इधर लिखा हुआ है आलिया, आलिया लिखा हुआ ना ये। अब ये आ जो है इसमें अगर जुड़ जाएगा तो ये पूरा माँ बन जाएगा, जैसे यहाँ आपको दिखा रहा हिम, ठीक है, और फिर आलिया। तो ये मैंने बताया कि अगर प्रथम पद में आ या बड़ा ई उ ऋषि ये आए, और दूसरे यानी जो दूसरा पद उसमें भी ऐसे वर्ण आए तो वो दीर्घ हो जाते। तो इधर भी देखिए प्रथम पद में ये आ रहा है ना, हिम में क्या आ रहा, आ रहा, और दूसरा पद जो है आलिया, इसमें भी आ रहा, तो दोनों मिलाकर ये आ छोटा प्लस बड़ा आ मिलाकर बड़ा आ बना। इसी प्रकार मित्रों ये सभी हो जाएंगे, इनका सभी का विच्छेद कर लीजिए, सभी हो जाएंगे। आपको अगर नहीं आ रहा तो एक बार आपको कमेंट करके बता देना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ई का बड़ा ई कैसे हो जाता है, देखिए यहाँ छोटी ई है रावी, यहाँ पर इंद्रा, तो आपको कहीं छोटा बड़ा आ मिले, और ये मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक इसकी समझ लीजिए, आप परेशान हो जाएंगे। ट्रिक इसकी समझ लीजिए, कहीं पर बड़ा आ मिले, कहीं पर बड़ी ई मिले, कहीं पर बड़ा ऊ मिले, और कहीं पर ऋषि, इसका देखिए कोई वो नहीं मिलता है, तो आप तृणा समझ लीजिए। इससे जो है, जैसे मैं एक उदाहरण समझा लीजिए, वही पूछा जाता है, तो ये आपको कहीं भी मिले तो आप समझ लेना कि दीर्घ संधि है, नोट कर लीजिए इन्हें। कहीं बड़ा आ ई ऊ ऋषि ये मिले तो आपको दीर्घ संधि हो जाए। अच्छा, ई में आप देखिए जैसे कि राविंद्र बड़ी ई है, कपीसा बड़ी ई है, गौरीशा बड़ी ई है, मुनीन्द्र बड़ी ई है, सतीन्द्र ये भी, और श्रीसा ये भी बड़ी ई है, तो श्रीधन ईसा श्रीसा, ठीक है, तो ये भी। आप देखिए ऊ का समझ लीजिए, ऊ में तो बड़ा ऊ आ रहा, भानुदय वधुत्सव लघुर्मि विदुधय, ठीक है, विदुदय गुरुपदेश साधुक्तम, तो गुरुपदेशा का मित्रों विच्छेद कर लीजिए, गुरु उपदेशा, ठीक है, तो ये हो जाएगा गुरुपदेशा। अब ऋषि वाला जो है इसके पश्चात देखिए क्या होता है, तो मात्र धन ऋणम, तो मात्र ऋणम, ये जो तीन की तरह कहीं आपको मिल जाए इस प्रकार का, नोट कर लीजिए, तीन की तरह जो नीचे लगा होता है ना, तो तृणम, तो ये जो है आपका दीर्घ संधि यहाँ भी हो जाएगी। इन्हें आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये दो उदाहरण आपको समझ लेना, मात्र ऋणम और होत्र ऋणम, तो होत्रकारा, तो ये आपकी दीर्घ संधि हुई, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम समझेंगे, तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे गुण संधि। नमः संस्कृता मित्रों, अगर आपके समझ में आए तो मित्रों तक जरूर शेयर करना।